नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं जो हर कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको आप कहते हो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। इसके बारे में जानने से पहले इसकी परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो अभिप्रेरणा मानसिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है या दिशा प्रदान करती है। यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं और लक्ष्यों से प्रेरित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा को सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक माना जाता है, क्योंकि यह न केवल छात्रों को अध्ययन में रुचि लेने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उनकी स्मरण शक्ति, समस्याओं को हल करने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाती है, या यूं कहें कि क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। अब अभिप्रेरणा जो है वो कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में वो सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति को काम करने के लिए जिज्ञासा प्रदान करते हैं। जैसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए जो काम करता है, या किताबी भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूँ, वह अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए उसकी रुचि, जिज्ञासा, आनंद या व्यक्तिगत संतोष के कारण प्रेरित करती है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। किसी भारी पुरस्कार या दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहला टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सी अभिप्रेरणा के लिए भारी पुरस्कार और दबाव की आवश्यकता नहीं होती है? तो उसका आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा है आत्मविकास और सीखने की इच्छा को प्रेरित होती है। तो क्या आत्मविकास और सीखने की इच्छा से प्रेरित कौन सी अभिप्रेरणा होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा। तीसरा है ये स्थायी रूप से होती है, जो लंबे समय तक चलने वाली है, तो उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। इसकी तीन विशेषताएं हैं। ये जो खास विशेषताएं हैं वो मैंने इसमें पीडीएफ में डाल दी हैं, इनको याद रखना। पहला है दबाव या पुरस्कार की इसमें आवश्यकता नहीं होती है आंतरिक अभिप्रेरणा में, और आत्मविकास और सीखने की इच्छा से प्रेरित होती है, और तीसरा है स्थायी रूप से सीखने की आदत विकसित करती है। अब इसके उदाहरण जान लेते हैं। कोई छात्र केवल अपनी जिज्ञासा के कारण प्रयोग करता है, ना कि वो किसी पुरस्कार के लिए प्रयोग करता है। वो अपनी जिज्ञासा के कारण, जानने की इच्छा के कारण प्रयोग करता है। दूसरा है जैसे एक लेखक पुरस्कार के लिए नहीं लिखता है, वो अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए लेखन करता है, पैसे के लिए नहीं करता है, प्रसिद्धि के लिए नहीं करता। वो अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए लिखता है। इसके बाद आ जाती है दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बाहरी प्रोत्साहन जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, अंक, पदोन्नति, दंड के कारण कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रेरित करती है। अब इस पर विशेषताओं को ऐसे लिख सकते हो, ये बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा आंतरिक कारकों पर निर्भर करती है और ये बाह्य कारकों पर। अब इसके बाद आ जाता है कार्य को पूरा करने की तीव्रता बढ़ सकती है, लेकिन रुचि कम हो सकती है। अब इसका उल्टा है आंतरिक अभिप्रेरणा। उसके अंदर होता है काम की तीव्रता कम हो सकती है लेकिन रुचि अधिक हो सकती है। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा में है काम की तीव्रता बढ़ सकती है लेकिन रुचि कम होती है। क्योंकि जैसे हम बच्चे को कोई होमवर्क डालते हैं तो वो जल्दी जल्दी निपटा करके जाने की कोशिश करता है, और वो काम को फिनिश इसलिए करता है क्योंकि उसे मतलब मानसिक दबाव होता है कि मेरे जो गुरुजी हैं वो मेरी पिटाई कर सकते हैं, मुझे जल्दी ख़त्म करना है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी रुचि हो उस काम करने के लिए। लेकिन आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो अपने आप में रुचि होती है। उसमें हो सकता है वो धीरे धीरे काम कर रहा हो, थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा हो, लेकिन उसकी रुचि होती है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। फिर बाह्य अभिप्रेरणा है, उसका तीसरा टॉपिक हम ले लेते हैं। इसमें अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होती है। जो छोटे लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए सहायक होती है, और जो
आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। अब बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण मैं ऐसे ले सकता हूँ, कोई छात्र केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षा की तैयारी करता है, और कोई कर्मचारी है वो केवल वेतन वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करता है। अगला है अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। इसके अंदर हम 3 सिद्धांतों को लेंगे, जिसमें सबसे पहला है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंदर उन्होंने 5 स्तर बताए हैं। इन स्तरों का क्रम को सही तरीके से याद कर लेना, ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और वैसे भी अगर मैं ये देखूं, मोटिवेशन की हमें भी आवश्यकता होती है और आपको भी आवश्यकता होती है। ये सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी इसी के अंदर होते हैं, इसलिए इसके अंदर 2-3 सिद्धांत हैं, उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। पहला इसका मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, उसका पहला सोपान है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति काम करता है, जिसमें भोजन, पानी और नींद को इन्होंने लिया है। दूसरा सोपान है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता के लिए आदमी व्यक्ति काम करता है, तो उसमें उन्होंने रोजगार, स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा के लिए काम करता है। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में उन्होंने बताया मित्रता, प्रेम, पारिवारिक संबंध, इनके लिए व्यक्ति काम करता है। चौथा है सम्मान की आवश्यकता, जिसमें व्यक्ति सम्मान के लिए काम करता है, और आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब इसके अंदर आते हैं। पांचवा है स्व विकास की आवश्यकता या सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर सकते हो आप, तो इसमें क्रिएटिविटी और सेल्फ डेवलपमेंट की बातें आ जाती हैं, या सृजनात्मकता या आत्म विकास आप इसमें कह सकते हो। अब इसकी शिक्षा में क्या निहित अर्थ है? तो शिक्षा में शिक्षक को चाहिए कि छात्र की मूलभूत आवश्यकताओं को उनकी मदद करनी चाहिए, पूरी करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा है सीखने का वातावरण सुरक्षित और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। तीसरा है छात्रों को आत्मसम्मान और आत्म विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। इसके बाद आ जाता है स्किनर का प्रबलन सिद्धांत। स्किनर का प्रबलन सिद्धांत हमने पहले पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था कि प्रबलन जो है, पुनर्बलन जिसको कह सकते हो या रीइंफोर्समेंट आप कहेंगे, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक उन्होंने 2 बताए थे। सकारात्मक जब अच्छे काम को करवाने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें हम अच्छे काम के लिए पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी देना, ये सब आ जाते हैं। और नकारात्मक में जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसके लिए तुरंत डांटना या फिर उस पर अवांछित परिणामों को हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे होमवर्क, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको होमवर्क ज़्यादा देना है, जो बच्चा पढ़ता है तो उसको थोड़ा होमवर्क कम देना है। ये सब नकारात्मकता के मतलब दंड के माध्यम से उसकी जो गलतियां हैं उनको हम सुधारते हैं, तो वो नकारात्मक प्रबलन में आ जाता है। अब इसके शिक्षा में क्या मायने हैं? तो शिक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए और गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए ताकि वो दोबारा ना करें। इसके बाद तीसरा सिद्धांत जो है वो लोक का गोल सेटिंग थ्योरी है, या फिर आगे का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। इसके 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो आप याद रखना, मैंने इसमें PDF में भी डाले हैं। पहला है कि ये बोलते हैं स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य व्यक्ति को अधिक प्रेरित करते हैं, मतलब जो सामने दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी सी उसमें बाधा है, उसको पार करने में व्यक्ति की ज़्यादा रुचि होती है। जैसे आपको अभी अध्यापक बनना है तो आपके सामने लक्ष्य है और इसमें थोड़ी बाधा है, एक परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना है, तो ये हो गया एक उदाहरण उसका। दूसरा है लक्ष्य जितना कठिन होगा व्यक्ति उतना ही अधिक प्रयास करता है। इसके 2 टॉपिक हैं, इन दोनों को याद रखना और ये इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। पहले अगर आपको पूछा जाए कि लक्ष्य जितना कठिन होगा व्यक्ति उतना अधिक प्रयास करता है, तो ये किसने कहा था या किस सिद्धांत से संबंधित है?
तो ये गोल सेटिंग थ्योरी से संबंधित है। पहला है स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य व्यक्ति को अधिक प्रेरित करते हैं, तो ये किससे संबंधित है, तो ये भी गोल सेटिंग थ्योरी से संबंधित है। इसकी शिक्षा में क्या उपयोग हैं, तो छात्रों को छोटे छोटे लक्ष्य देने चाहिए ताकि वे प्रेरित रहें। दूसरा है लक्ष्य और मापने योग्य होने चाहिए। लक्ष्य क्या है, स्पष्ट और मापने योग्य होने चाहिए। अब अगला देखते हैं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा के क्या उपयोग हैं। पहला है शिक्षकों को छात्रों की आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है अध्ययन को रोचक बनाने के लिए खेल, गतिविधियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है सकारात्मक प्रबंधन का उपयोग करके छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने और निर्णय लेने के अवसर देने चाहिए। पांचवा है शिक्षा को व्यवहारिक और जीवन में उपयोगी बनाना चाहिए ताकि छात्र उसमें रुचि लें। छठा है शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। सातवां है समूह गतिविधियों और सहयोग अधिगम का उपयोग करना चाहिए। और आठवां है आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए छात्रों को चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपने चाहिए। जो भी मैंने आपको अभी 8 टॉपिक बताए हैं ये किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जैसे मैं एक एक को बता देता हूँ। पहला तो हो गया शिक्षकों को आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, तो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा का मैस्लो को हो गया। दूसरा है अध्ययन को रोचक बनाने के लिए खेल गतिविधियों का, तो खेल का मोंटेसरी का सिद्धांत हो गया। तीसरा है सकारात्मक प्रबंधन, स्किनर का हो गया। चौथा है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने और निर्णय लेने के अवसर देने चाहिए, तो ये ब्लूम का सिद्धांत है, समस्या समाधान अधिगम। पांचवा है शिक्षा को व्यवहारिक और जीवनोपयोगी बनाना चाहिए, तो ये भी ब्लूम का हो गया। शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये भी ब्लूम में आ जाता है। सातवां है समूह गतिविधियों, तो ये सहयोगात्मक अधिगम कहा जाता है। और आठवां है आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए छात्रों को चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपने चाहिए, तो ये भी समस्या समाधान अधिगम ब्लूम टैक्सोनॉमी से आ जाता है। तो ये तथ्य तो आपको याद रखने ही हैं, साथ साथ ये किस सिद्धांत से लिए गए हैं उनको भी याद रख लेना। जैसे जैसे आप सिद्धांतों को पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही याद आ जाएगा ये किस सिद्धांत से संबंधित है। वैसे मैं सारे सिद्धांत आपको करवा दूंगा। चलिए अभी अभिप्रेरणा का जो हमने अध्ययन किया है इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो जान लेते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो छात्रों की रुचि, ध्यान और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण विधियों को इस प्रकार विकसित करें कि वे छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें। यदि सही तरीके से अभिप्रेरणा दी जाए तो यह न केवल छात्रों को शैक्षणिक सफलता को बढ़ा सकता है बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में भी सहायक हो सकता है। आप आज से ये मान लीजिए कि आप खुद शिक्षक हैं और आप शिक्षक बन चुके हैं, ये मान के चलिए, और फिर तैयारी में अनवरत लगे रहें, कंटिन्यू लगे रहें। कछुए की तरह से, खरगोश की तरह से 3 दिन पढ़ना और 5 दिन आराम नहीं करना है। आपने कछुए की तरह से धीरे 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 धीरे, अभी आपके पास जनवरी में एग्ज़ाम होगी शायद, तो जनवरी तक आपने कंटिन्यू पढ़ना है रोज़ाना। भले ही आप 2 घंटे पढ़ें लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 18 घंटे पढ़ें और 10 दिन आराम करें, तो वो 2 घंटे वाला 10 दिन में आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आपने कंटिन्यूटी बना के रखनी है। भले ही आप शादी में जाएं, कहीं भी जाएं, या किसी प्रोग्राम में अटेंड करें, किसी दिन आराम करने की आवश्यकता हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने 2 घंटे पढ़ना ज़रूर है। चलिए आज के लिए आपका मोटिवेशन भी हो गया और मोटिवेशन हमारा टॉपिक भी हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं इसके एमसीक्यूज जो पुराने रीट टेट वगैरह में जितने भी आए, सी टेट वगैरह में, वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने जान पहचान वालों के लिए जान पहचान वालों के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद साथियों।